नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस, अलगाववादियों और पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसे कोई ताकत अलग नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर धमकी की भी हवा निकल गई। पीएम मोदी ने कहा कि अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने कई पीढ़ियों का भविष्य खराब किया है, जनता अब उन्हें निकाल फेंके। पीएम ने कहा कि मोदी ना तो डरता है, न झुकता है। लग गए जब धमकियों से भारत की सरकार दुबक जाती थी। ये नया हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान है। आतंकियों को घुसकर मारेगा भी और सामने ऐसे लोगों को बेनकाब भी करेगा। और उसके साथ ही जम्मू कश्मीर के वंशवादी परिवार चाहे जितनी कोशिश कर लें, मोदी उनके सामने दीवार बनकर के खड़ा है। और मैं तीन पीढ़ी पर से यहां पर कब्जा जमा के बैठे हुए अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार को कहना चाहता हूं, ये मोदी है, न बिकता है, न डरता है, न झुकता है। जम्मू कश्मीर की तीन पीढ़ियों को, जम्मू कश्मीर की तीन पीढ़ियों को इन दो परिवारों ने जो तबाही की है, यहां की तीन पीढ़ियों को इन्होंने नोच लिया है, निचोड़ लिया है। जम्मू कश्मीर का उज्जवल भविष्य ये दोनों परिवारों की विदाई होनी चाहिए दोस्तों। और इन दोनों परिवारों को मैं कहता हूं, तुम्हारे पूरे कुनबे को मैदान में उतार दो। चाचा, मामा, भाई, भतीजा, भांजा, साला, जितनी गालियां मोदी को देनी है दे दो, लेकिन इस देश के टुकड़े नहीं कर पाओगे। इसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ और मुरादाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी आज दोपहर करीब 2:30 बजे अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी मुरादाबाद के लिए रवाना होंगे। मुरादाबाद के बुद्धि विहार में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरादाबाद में तीसरी जनसभा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक जनसभा की और उत्तर प्रदेश के लोगों से रिश्ता जोड़ा। उन्होंने कहा, गुजरात के लोग यहाँ नमक बेचते हैं तो यहाँ के लोग गुड़ बेचते हैं। इस जनसभा के बाद भाजपा को भारी बहुमत मिला। 2017 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने दूसरी जनसभा की, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि हम फकीर हैं, झोला लेकर चले जाएंगे। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की ये जनसभा कितना करिश्मा दिखा पाती है, ये तो 23 मई को ही साफ हो पाएगा। सागर रस्तोगी के साथ फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। इधर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के एससी बाहुल्य सीट जांजगीर चांपा पर भी सभी बड़ी पार्टियों की नजर है। बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती भी इस सीट पर अपने खाते को लाने के लिए आज यहां रैली करेंगी। पार्टी का गठन होने के बाद पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कांसीराम 1984 में लोकसभा चुनाव जांजगीर चांपा सीट से लड़े थे, लेकिन पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। जांजगीर में माया 11 लोकसभा सीटों को बसपा और जनता कांग्रेस गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशियों को जिताने की यहां अपील करेंगी। फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती रायपुर पहुंच गई हैं और यहां से वे जांजगीर चांपा के लिए रवाना हो गई हैं।
महागठबंधन के प्रत्याशी सपा नेता आजम खां और भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। रामपुर की जनसभा में जयाप्रदा द्वारा आजम खां पर लगाए गए संगीन आरोपों का जवाब देते हुए सपा नेता आजम खां ने कहा कि हम एक सेक्युलर हिंदुस्तान में रहते हैं, हम धर्म और मजहब की बुनियाद पर वोट नहीं मांग सकते और अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज भी किया। सेकुलर हिंदुस्तान में रहते हैं, सेकुलर हिंदुस्तान में हम धर्म और मजहब की बुनियाद पर वोट नहीं मांग सकते। मैं मुस्लिम लीग या मुस्लिम मजलिस में नहीं हूँ नौजवानों। मैं चौधरी चरण सिंह के साथ जुड़कर जब बनारस जेल में था तब से हमारी सियासत की शुरुआत हुई थी। सफर शुरू हुआ था चौधरी साहब से, मुलायम सिंह यादव से होता हुआ अखिलेश यादव तक आया है। हमने कश्तियां नहीं बदली हैं, जिसे उंगली लेकर पकड़कर हमने रामपुर की गलियों में घुमाया था, जिसे आपने वोट दिए थे, जिसके लिए हमने आपसे अपनी इज्जत का वास्ता देकर वोट मांगा था, एक परदेसी को, उसने हमारे ऊपर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए, कितने गंदे और रकीक इल्जाम लगाए, कितनी आवारगी और अय्याशी के इल्जाम लगाए। हमने अपनी मरी हुई माँ की कसम खाकर कहा कि हमारे पर लगाए हुए ये सारे इल्जाम गलत हैं। मथुरा में आज हेमा मालिनी का रोड शो है और धर्मेंद्र भी उनके प्रचार अभियान में साथ दिखे। मथुरा की इस वीवीआईपी सीट पर आपको बता दें कि स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लग गया है। ऐसे में हेमा मालिनी के पति और फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ने भी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, काफी अहम है ये सीट और ऐसे में हेमा मालिनी का रोड शो है जिसमें धर्मेंद्र भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। वीवीआईपी सीट है, ये हॉट सीट है जिस पर चुनाव प्रचार तमाम बड़ी पार्टियां कर रही हैं। लगातार पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा जा रहा है। हेमा मालिनी यहां से चुनावी मैदान में है और ऐसे में धर्मेंद्र उनके साथ नजर आ रहे हैं। प्रचार में अपनी पूरी ताकत धर्मेंद्र ने भी लगा दी है। मथुरा से ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर हेमा मालिनी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं धर्मेंद्र। लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो हेमा मालिनी के पक्ष में वोट करें ताकि वो मथुरा का विकास कर सके। हे परवरदिगार, हे भगवान, हमारे देश की डेमोक्रेसी दुनिया के सबसे खूबसूरत डेमोक्रेसी हो। हर मजहब, हर कौम के लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहे हैं। मजहब को घर की चार दीवारी तक रखें और घर से बाहर आए, इंसानियत की बात करें, देश की बात करें, आपस की बात करें, भाईचारे की बात करें। मेरी दुआ थी कि पंजाब से आसाम तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भारत देश को अपनी मां समझे और भारत देश की उन्नति के लिए जी जान से मेहनत करें। हमारी सरकार, हमारे सरकारी कर्मचारी भारत देश को अपनी मां समझे और भारत देश की उन्नति के लिए जी जान से मेहनत करें। हम भारत को मां कहते हैं, मां समझना भी शुरू कर दो दोस्तों। जिस दिन मां की तरफ कोई आंख उठा के देख लेगा उसकी आंख फोड़ देंगे आप। आज उसी प्यार के हक से पूछना चाहूंगा, मुझे मेरा हक देंगे? मुझे मेरा हक देंगे? हेमा को उसका हक देंगे? तो उस हक से मैं मांग रहा हूं हेमा की जीत, बहुत बड़ी जीत मांगता हूं। हिंदुस्तान में नकारा बच जाए कि ऐसी जीत पहले नहीं हुई। वो जीत हम आपके सहयोग के बगैर नहीं जीत सकते बच्चों। आपका सहयोग चाहिए, आपके सहयोग के बगैर हम एक कदम भी नहीं उठा सकते। लखनऊ में पीएम मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। अभिनंदन पाठक ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ पर्चा भरा है। पीएम मोदी को हर मौके पर फॉलो करने वाले अभिनंदन पाठक की स्टाइल, बाल, चश्मा और यहां तक की घड़ी बांधने का तरीका भी मिलता है। न्यूज 18 की टीम के साथ अभिनंदन पाठक ने कई मसलों पर न सिर्फ खुलकर बात की बल्कि मोहल्ले की चाय की दुकान पर प्रचार करते वक्त उन्होंने चाय बनाकर केतली में लोगों को परोसा भी। 6 तारीख को 6 मई को लखनऊ का इलेक्शन है और रिजल्ट एक साथ 23 मई को आना है
कितने वोट अभिनंदन जी को मिलते हैं और किस तरह से ये चुनाव में फाइट करते हैं अलग बात होगी, लेकिन सिंबॉलिक तौर से अपने मोहल्ले में बहुत मशहूर भी हैं और जहां निकलते हैं लोग इनको चाहने वाले, देखने वाले इनको घेर भी लेते हैं, जैसा कि बता भी रहे थे। अच्छा, एक बात का जिक्र भैया बातचीत में हम लोग कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि कई बार जब आप को बुखार आया या आप बीमार हुए तो आपको इस तरह का भी जानकारी आपको मिली कि पीएम मोदी भी बीमार हो गए और खांसी उनको भी आई। एक बार महाराष्ट्र में भीड़ में आप भाषण दे रहे थे माननीय मोदी जी, उसके 50 किलोमीटर पे एक मेरा कार्यक्रम लगा हुआ था, वहाँ पे उनको खांसी आई, मुझे भी खांसी आई। उस कार्यक्रम को उनको रोकना पड़ा और मुझे भी कार्यक्रम रोकना पड़ा। ये एक इत्तेफाक है, लेकिन मैंने जो लोकसभा का पर्चा भरा है निर्दलीय रूप में, मैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच में डमरू बजाते हुए, ढपली बजाते हुए, हाथ जोड़ करके जनता जनार्दन से प्रार्थना करूंगा और सेवक बनकर के अगर जनता अवसर देती है तो मैं पूरे 5 वर्षों तक उनकी सेवा करने का काम करूंगा। कोई राजनीतिक विषय नहीं है, कोई मैं डमी कैंडिडेट नहीं हूं, ना मैं डरूंगा, ना झुकूंगा और ना बिकूंगा। मेरे साथ अभिनंदन पाठक जी थे, इनसे बातचीत की हम लोगों ने, उस बात को जानने की कोशिश की है कि आखिर जो पूरा ये पीएम मोदी के हम शक्ल या उनके जो शक्ल के रूप में जो दिखते हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया हमारे साथ और साथ में ये भी बताया कि जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके पीछे मकसद क्या है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ पीएम मोदी के हम शक्ल चुनाव मैदान में है। फिलहाल रिजल्ट जो होगा वो अलग बात होगी, लेकिन लखनऊ में चुनाव का पारा जो ऊपर जा रहा है उसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू ये और भी जुड़ गया है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 128वीं जयंती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने संसद और सीएम योगी ने लखनऊ में हजरतगंज स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अंबेडकर महासभा के कार्यक्रम में शिरकत की। इधर पीएम मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए ट्वीट भी किया और संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रणेता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर सादर नमन किया। और अब बात बैसाखी की, जो आज पूरे देश में मनाई जा रही है। बैसाखी सिख धर्म की स्थापना और फसल पकने के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। हिंदू नववर्ष का आरंभ बैसाखी से होता है। आज ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बैसाखी को बैसाख की संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। इस महीने खरीफ फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है और पकी हुई फसल को काटने की शुरुआत भी हो जाती है। बैसाखी के मौके पर संगम और हरिद्वार में भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देश दुनिया में वंडर गर्ल और गूगल बॉय के नाम से विख्यात भाई बहन नैना और अगस्त्य जायसवाल काशी पहुंचे। इस दौरान शहर में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। नैना ने सिर्फ 8 साल की उम्र में 10वीं पास की। अभी 16 साल की उम्र में वो पीएचडी कर रही हैं। अगस्त्या ने सिर्फ 11 साल की उम्र में 12वीं पास किया था। अभी वो ग्रेजुएशन के दूसरे साल में है। न्यूज़ 18 ने अनूठे भाई बहनों से बातचीत की। मैं एशिया की पहली लड़की हूँ जिसने 8 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की। 10 साल में 12वीं, 13 साल में ग्रेजुएशन करके मैं हिंदुस्तान की यंगेस्ट जर्नलिज्म ग्रेजुएट भी बनी। तो जैसे कि आपने बताया 15 साल की उम्र में पीजी किया और 16 ईयर्स की तब थी तब मैंने पीएचडी में दाखिला लिया और अभी मेरा पीएचडी चल रहा है। तो इसके साथ साथ टेबल टेनिस में भी मैं नेशनल चैम्पियन हूँ, साउथ एशियन चैम्पियन हूँ और मुझे आईटीटी आपने तो टेबल टेनिस में जो है नेशनल इंटरनेशनल दोनों खेला है और पाकिस्तान की सरजमी पे आप ही ने झंडा भी फहराया था। हाँ, तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं ज़मीन पर, अभी आसमान की उड़ान बाकी है। तो जब इसी इरादे से मैंने सरजमीन पाकिस्तान में हमारा तिरंगा लहराया, कसम भारत माता की, ऐसा मज़ा मैंने कभी नहीं पाया। एक क्या लक्ष्य है अब आप जीवन का? मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ और इसके साथ साथ टेबल टेनिस में भी मेरा गोल है कि मैं कॉमनवेल्थ और ओलंपिक जैसे गेम में भाग लूँ और हमारे देश का नाम रोशन करूँ। काशी को दुनिया की शिक्षा की राजधानी कहा जाता है, तो ऐसे में शिक्षा की राजधानी में बच्चों से इस मोटिवेशनल स्पीच और शिक्षा पर बात करना कैसा अनुभव होगा?
बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि काशी एक ऐसी नगरी है जहाँ पर वारा नदी तथा आसी नदी का वास है और पौराणिक शास्त्रों के अनुसार जहाँ पे मतलब जिस शहर में सूर्य की पहली किरण गिरी, जिसे हम सुरंदन, सुदर्शन, ब्रह्मव्रत और काशी और आज वाराणसी के नाम से जानते हैं। और वैसे तो ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण और ऋग्वेद, रामायण जैसे महान धर्म ग्रंथों में भी इस सिटी की उल्लेख किया गया है, इस शहर का नाम। और एक अमेरिकी लेखक ने भी बताया है कि परंपरा और इतिहास से पुरानी कोई नगरी है तो वो वाराणसी है। तो तथा हिंदू धर्म की आन बान और शान का दूसरा नाम काशी है। तो ऐसे भूमि के दर्शन करना मेरा परम सौभाग्य है। देवबंद के जूता उतारने वाले प्रकरण पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि जाटों को ये सोचना चाहिए कि जब उनके नेता के साथ इतनी तानाशाही वाला व्यवहार हो रहा है तो उनके साथ क्या होगा। उन्होंने कहा कि बसपा नेता की कार्यशैली ही तानाशाही वाली है। जी की जो राजनीति है वो जाति आधारित राजनीति है और उसके अंदर वो एक तानाशाह की तरह भी काम करती हैं। और यही कारण था कि जब मंच पे चल रहे थे तो सहारनपुर में बीएसपी के कोऑर्डिनेटर ने अजीत सिंह को कहा कि आप अपने जूते बाहर उतार लो और फिर मंच पे चढ़ो, क्योंकि मायावती जी को पसंद नहीं है कि कोई भी उनके पास जूता पहन के आए। वो दिखाना चाहती हैं कि वो कितनी सुप्रीम हैं और इसलिए एक जाट लीडर को इस प्रकार की बेइज्जती सहनी पड़ी। अब आने वाले समय में जो जाट लीडर हैं और जाट लोग हैं उनको समझना पड़ेगा, कहीं इस महागठबंधन के साथ रहते हैं और वोट डालते हैं तो बीएसपी की जो सुप्रीमो है मायावती, वो आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगी। जब आपके लीडर अजीत सिंह के साथ कर सकते हैं तो आप लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होएगा, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। उधर बीजेपी की प्रतिक्रिया पर जयंत ने कहा कि बीजेपी की नजर उनकी पार्टी के नेताओं के जूतों पर है और बीजेपी वालों का पूरा ध्यान हमारे जूतों पर ही रहता है। तो अब असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक और साजिश उन्होंने रची है। अगर बात करें तो आज के चुनाव में अली और बजरंग बली फिर से निकल कर आ गए हैं। हमें अली भी चाहिए, हमें बजरंग बली भी चाहिए। सब धर्म और समुदायों को जोड़ करके एक संगम हमने बनाया है, वो महागठबंधन। तो जूते उतारने के इस मामले को लेकर अब बीजेपी भी लगातार आरोप लगा रही है, कई बड़ी बातें कही जा रही है। आपको बता दें कि जूते उतारने की इस घटना पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी, उसके बाद जयंत ने इस मुद्दे पर बात की। उनका कहना है कि बीजेपी की नजर उनकी पार्टी के नेताओं के जूतों पर है। देवबंद की घटना पर जाटों को सोचना चाहिए, बीजेपी का ये कहना है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये रैली हो रही थी और उस दौरान मंच पर पहुंचने से पहले जूता उतारने को कहा गया। और सवाल ये उठा रही है बीजेपी कि आखिर ये किस तरह का तानाशाही वाला रवैया है और जनता को इस ओर ध्यान देने के लिए कह रही है कि जब नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार तो आम जनता के साथ क्या हो सकता है। और इस पर जो प्रतिक्रिया आई है, जयंत ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। कहीं नहीं हुई और बीजेपी वालों का पूरा ध्यान हमारे जूतों पे ही रहता है। तो अब असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक और साजिश उन्होंने रची है। अगर बात करें तो आज के चुनाव में अली और बजरंग बली फिर से निकल कर आ गए हैं। हमें अली भी चाहिए, हमें बजरंग बली भी चाहिए। सब धर्म और समुदायों को जोड़ करके एक संगम हमने बनाया है, वो महागठबंधन। एक बार फिर से आपको बीजेपी के आरोप सुनाते हैं। मायावती की जो राजनीति है वो जाति आधारित राजनीति है और उसके अंदर वो एक तानाशाह की तरह भी काम करती हैं। और यही कारण था कि जब मंच पे चल रहे थे तो सहारनपुर में बीएसपी के कोऑर्डिनेटर ने अजीत सिंह को कहा कि आप अपने जूते बाहर उतार लो और फिर मंच पे चढ़ो, क्योंकि मायावती जी को पसंद नहीं है कि कोई भी उनके पास जूता पहन के आए। वो दिखाना चाहती हैं कि वो कितनी सुप्रीम हैं और इसलिए एक जाट लीडर को इस प्रकार की बेइज्जती सहनी पड़ी। अब आने वाले समय में जो जाट लीडर हैं और जाट लोग हैं उनको समझना पड़ेगा, कहीं इस महागठबंधन के साथ